नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। तो इस सेशन की शुरुआत से पहले इस डेली करंट अफेयर के बारे में बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है डेली करंट अफेयर की। और लगभग 30 से 40% प्रश्न डेली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और इसी उद्देश्यों के साथ कि आप जो है परीक्षा हल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, तो हम डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम लेकर के आते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अपनी तैयारी को गति देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाघ घनत्व के मामले में असम स्थित काजीरंगा टाइगर रिजर्व को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह पार्क दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे का घर है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो आपको बताते चले कि 2025 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, वहाँ पर बाघ घनत्व के मामले में यह पहला स्थान नहीं रखता है। इसमें कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान, थर्ड। ठीक है। और पहले की बात करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। और दूसरा जो है वो है जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। तीसरा जो है ये असम में अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, यह पार्क दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या बताना है हमें? उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इस संदर्भ में पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो 2025 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, बाघों की आबादी के मामले में भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पार्क बाघों की एक महत्वपूर्ण संख्या का घर है और इसे एक बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के गोलाघाट, सोनीतपुर, विश्वनाथ और नागांव जिलों में स्थित है। यह पार्क दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे का घर है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। काजीरंगा में बाघों की आबादी के अलावा यह पार्क कई अन्य वन्य जीवों का भी घर है, जैसे हाथी, जंगली एशियाई जल भैंस, दलदली हिरण, हाग हिरण, गौर सांभर, भारतीय मंट जैक और गंगा डॉल्फिन। 1968 में असम सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के लिए असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1968 पारित किया था और इसी के तहत ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। अंततः 1974 में 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था, उद्यान घोषित किया गया था और इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। अब ये क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में रहने का मुख्य वजह, जो शिबू सोरेन जी हैं उनका हाल ही में अभी देहावसान हो गया और ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जानें कि उन्होंने कौन सी पार्टी स्थापित की
और उनकी समाज में क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले तो शिबू सोरेन जी कितने बार जो है वहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, तो 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और संसद सदस्य भी रहे। संसद से लोकसभा चुनाव भी जीता। फिर जो है उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की भी स्थापना की। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके बारे में जानें। मुख्यतः वह संथाल जनजाति से संबंधित रखते थे और एक तरीके से देखा जाए तो वो जनजाति उत्थान के लिए अनवरत कार्यरत रहे और अपनी सेवाएं जो है देते रहे। तो चलिए इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1972। तो इस पार्टी की स्थापना 1972 में हुई थी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के संस्थापक, संरक्षक और झारखंड में के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये रहा उनका चित्र। ठीक है, इनका जन्म जो है 11 जनवरी 1944 को हुआ था और मृत्यु कब हुई, 4 अगस्त 2025 को। शिबू सोरेन जी के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़, झारखंड। पूर्व में यह बिहार राज्य में अवस्थित था। ठीक है, सन 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। मृत्यु इनकी कब हुई, तो 4 अगस्त 2025 को ही। ज्ञात नाम यानी किस नाम से इन्हें जाना जाता है, तो दिसोम गुरु जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जनजाति की बात करें तो संथाल आदिवासी समुदाय से संबंध ये रखते थे। ठीक है, और इनका परिवार अभी भी रखता है। राजनीतिक विरासत की बात कर लेते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति के रूप में ये कार्य किए। 38 वर्षों से अधिक समय तक झाझूमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया और झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कब से कब तक, 2005, 2008 और 2009 से 2010। तो ये 2005 में बने थे, फिर 2008 में बने थे, फिर उसके बाद 2009-10 में बने थे। उत्तराधिकारी की बात करें तो हेमंत सोरेन जो अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं 2025 से, और झाझूमो अध्यक्ष हैं यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कौन है, हेमंत सोरेन जी। राजनीतिक करियर और संघर्ष की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के रूप में जाना जाते हैं। सोरेन ने झारखंड के लोगों के लिए एक अलग आदिवासी राज्य बनाने के लिए झाझूमो AK राय और विनोद बिहारी महतो के साथ इसकी सह-स्थापना की। उनकी पार्टी झारखंड आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति बन गई और 2000 में राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनावी कैरियर की बात करें तो 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और राज्यसभा सांसद के रूप में 3 बार चुने गए। ठीक है, उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में भी काम किया। 3 अलग अलग कार्यकाल के रूप में भी कार्य किया है। चलिए अब इससे पहले हम लोग एक पार्टी से संबंधित एक और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी, वो हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 1885 का समय 1885 के समय एओ ह्यूम के सहयोग से INC की स्थापना की गई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी।
तो हम INC लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो ये आप लोग बखूबी जानते होंगे, जो अभी जो है विपक्ष की पार्टी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद 1885 के बाद मुख्य रूप से जो अभी राष्ट्रीय पार्टी है वो 1980 में बनी थी। कौन सी? बीजेपी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये दोनों लोग इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और JP नड्डा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद समय आता है, इसके बीच में जो है कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी थी 1964 में। तो हम यहाँ बीच में लिख देते हैं 1964। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है, इसकी स्थापना ज्योति बसु ने की थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सीताराम येचुरी हैं। फिर 1980 का समय देख ही लिया आप लोगों ने। फिर आता है 1984 का समय और BSP की स्थापना हुई और किसने स्थापित किया? कांशीराम जी ने। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो हैं सुश्री मायावती जी हैं। फिर जो है 2012 का समय आता है। 2012 में एक पार्टी स्थापित हुई थी जिसे हम आप के नाम से जानते हैं, आम आदमी पार्टी। और ये मुख्य रूप से जो लोकपाल विधेयक है जो संसद में पेश हुआ था 1968 में, 2013 में पारित हुआ। और ये किसकी बदौलत हुआ था? जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं केजरीवाल और जो अन्ना हजारे जी हैं, ये दोनों ने मिल करके 2012-13 में लोकपाल अधिनियम के विरुद्ध एक जन आंदोलन किया था। तो उस समय इसका गठन किया गया था। हालांकि अन्ना जी इसमें शामिल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जी जो है इसके स्थापना किए और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। फिर उसके बाद 2013 का समय आता है। 2013 में नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। और PA संगमा इसके अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में कानराड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये मुख्य रूप से 6 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसके पूर्व जो है 2023 में जो तृणमूल कांग्रेस थी और समाजवादी पार्टी थी, ये दोनों भी राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में थी, लेकिन 2023 में इनको बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया, तो ये राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में नामित नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है और किस तरीके से मान्यता मिलती है, क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, किस तरीके से मान्यता मिलती है, ये कहेंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप कहेंगे तो मैं इसे किसी दिन कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सेना के ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन सिक्किम में किया गया है और सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। तो अभी जो है भारतीय सेना के द्वारा हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन को आयोजित किया गया और कहाँ पर किया गया? सिक्किम में ही किया गया और उसका नाम दिव्य दृष्टि रखा गया था। और 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। कौन? सिक्किम। तो 35वां संविधान संशोधन
आप लोगों को याद होगा, इसके जरिए जो है सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन आता है। इसके जरिए सिक्किम को भारत में मिलाया गया और यह जो है एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो इस संदर्भ में हमें क्या करना है, प्रश्न की ओर बढ़ें तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो भारतीय सेना ने हाल ही में उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन किया है। तो दिव्य दृष्टि अभ्यास आयोजन हुआ है कहाँ, सिक्किम में। दिव्य दृष्टि अभ्यास के बारे में बात करें तो यह पूर्वी सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास है। इसे युद्ध क्षेत्र जागरूकता, वास्तविकता समय निगरानी और त्वरित निर्णय लेने में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। त्रिशक्ति कोर, जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके सुकना में है, के सैनिकों ने यथार्थवादी युद्ध दृष्टि बनाने के लिए यूएवी और ड्रोन सहित जमीन आधारित प्रणालियों और हवाई प्लेटफार्मों के मिश्रण का उपयोग किया। यूएवी क्या है, इस बार यूपीएससी 2025 के प्री में आया हुआ है और इस पर जो है यूपीएससी का प्री का पेपर सॉल्व कराया है और इसी चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। इसका मुख्य आकर्षण उन्नत संचार प्रणालियों से जुड़े एआई सक्षम सेंसरों का उपयोग था। यह सेटअप कमांड सेंटरों के बीच सुचारू और सुरक्षित डेटा प्रवाह सुनिश्चित करता है, स्थिति जन जागरूकता में सुधार करता है और एक मजबूत सेंसर टू शूटर लिंक बनाकर तेज और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह अभ्यास वास्तविक युद्ध स्थिति में एआई और कुछ अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सेना की तैयारी की जांच करने के लिए किया गया था। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमने पहले ही ये बता दिया था कि 22वां राज्य कैसे बना था, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। अब देखिए इसको रिवीजन, ये करंट अफेयर्स में शामिल हो गया ना, तो अब इसी के माध्यम से आप जो है सिक्किम या राज्यों के पुनर्गठन के बारे में एक बार क्विक रिवीजन मार लीजिए। इससे होगा क्या कि जितनी बार आप जो है क्विक रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको चीज़ें तैयार होंगी और आप एग्ज़ाम हॉल में गलतियां करने से बचेंगे। इससे पहले 1950 से भारत सरकार के अधीन एक संरक्षित राज्य था सिक्किम, और जिसे अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी, जबकि इसकी रक्षा, संचार और बाहरी संबंध संरक्षक के अधीन थे, यानी केंद्र के अधीन थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप चालक दल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। आवास मॉड्यूल और संचालन एवं समर्थन प्रणाली हेतु एक उपयोगिता मॉड्यूल है। इसरो द्वारा स्थापित होप स्टेशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। इससे भविष्य के अंतर्ग्रही मिशनों के लिए अनुसंधान में सहायता मिलेगा। अब ये देखिए होप मिशन के माध्यम से क्या है कि वहाँ पर अंतरिक्ष जैसे स्टेशन बनाने की बात चल रही है और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं किस तरीके से अनुभव महसूस कर सकें, उन्हें प्रशिक्षित किस तरीके से किया जाए, ये इन सब उद्देश्यों के लिए होप मिशन के अंतर्गत परियोजना के तहत हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन चालक दल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से भी जुड़ता है और इससे क्या होगा कि जो अंतरिक्ष में भारत की जो पहल है वो भी उसमें सहायता मिलेगी और अंतरिक्ष में अपने आप को स्थापित कर सकेगा भारत, और इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से। हमें क्या करना है,
इस प्रश्न में सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न ही 1 और न ही 2। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर देखें। तो इसरो ने तसोकर वैली लद्दाख में होप एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया है। तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ये होप का फुल फॉर्म है। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन चालक दल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और आवास मॉड्यूल और संचालन एवं समर्थन प्रणाली हेतु एक उपयोगिता मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल निविधि कार्य प्रणाली के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। इसरो द्वारा स्थापित होप स्टेशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। इससे भविष्य में अंतर्ग्रही मिशनों के लिए अनुसंधान में सहायता मिलेगी। होप मिशन के बारे में बात करें तो इसका नेतृत्व इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी HSFC, भारतीय उद्योग और प्रमुख संस्थान संयुक्त रूप से इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा और मंगल जैसे अन्य खगोलीय पिंडों के वातावरण का अनुकरण करना है कि जब मंगल ग्रह पर जाए व्यक्ति या अंतरिक्ष यात्री या चंद्रमा पर जाए तो किस तरीके का अनुभव महसूस करता है, ये अनुभूति कराना है। अंतरिक्ष जैसे परिवेश में मानव के अस्तित्व, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और उपकरणों का परीक्षण करना आदि इसके अंतर्गत किए जाएंगे। किए जाने वाले अध्ययन की बात करें तो एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान जैसे विषयों पर शोध किए जाएंगे। नमूना संग्रह और सूक्ष्म जीव विश्लेषण तकनीकों का मूल्यांकन किया जाएगा। स्वास्थ्य निगरानी और ग्रही सतह परिचालन प्रोटोकॉल का सत्यापन किया जाएगा। तसोकर वैली को क्यों चुना गया है? तो मंगल जैसी स्थितियां उच्च पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण, निम्न वायुमंडलीय दबाव, अत्यधिक ठंड और लवड़ी परमाफ्रॉस्ट जैसी स्थितियां मंगल ग्रह के समान हैं। तो जैसे जैसे हम सूर्य के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि यूवी किरणों का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पर है क्या? तसोकर वैली जो लद्दाख में अवस्थित है, तो इसलिए वहाँ चुना गया है। निम्न वायुमंडलीय दबाव है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी वायुमंडलीय दबाव है वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जब गैसें जो है पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए ये लैंड है, यहाँ सन है, ठीक है, और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर पृथ्वी पर जो है तापमान प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि पृथ्वी गर्म हो रही है और गर्म होकर के जो यहाँ का टेम्परेचर है बढ़ रहा है और जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी के सतह का वो गर्म हो रहा है। तो क्या होगा, गर्म वायु ऊपर की ओर बढ़ती है और उसके आयतन में प्रसार होता है, जबकि उस स्थान को ठंडी हवाएं कवर करती हैं। तो प्रेशर जो है हाई क्रिएट होता है। तो पृथ्वी की सतह पर हाई प्रेशर बना रहता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है लो प्रेशर बनता जाता है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और जब ऊपर उठती हैं तो प्रेशर लो हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है, जबकि नीचे की ओर हवाएं हाई प्रेशर के रूप में रहती हैं। तो एक मुख्य कारण ये भी है कि जो लद्दाख को चुना गया है या तसोकर वैली को चुना गया है वहाँ पर निम्न वायुमंडलीय दबाव है, अत्यधिक ठंड जैसी स्थिति है, ठीक है, लवड़ी परमाफ्रॉस्ट जैसी स्थितियां मंगल ग्रह के समान है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो वहाँ पर चुने गए हैं, चुनने का एक प्रमुख कारण है। यह स्थान तकनीकी परीक्षणों और खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान दोनों के लिए अनुकूल है। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो यह मिशन विश्व भर में चल रहे व्यापक अनुरूप मिशनों की प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लंबी अवधि के पृथ्वी से इतर अन्य खगोलीय पिंडों पर मानव मिशनों के लिए तैयार करना है।
विश्व वैश्विक संदर्भ में देखें तो विश्व में इस तरह के अन्य स्टेशन निम्नलिखित हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन, कनाडा का फ्लैश लाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन और रूस का BIOS-3। ये सब क्या हैं, इसी तरीके के जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाए गए हैं जो अंतरिक्ष का अनुभव करा सकें। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए जो मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन है, एक तरफ ये कर सकता है कि ये रिसर्च स्टेशन दे दे एग्ज़ाम हॉल में और प्रश्न पत्र में, और एक तरफ देश दे दे। ठीक है, तो मिलान करने को दे सकता है। तो आप याद रखिएगा, मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन अमेरिका का है, फ्लैश लाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन जो कनाडा का है, और रूस का BIOS-3 नामक जो है एक अंतरिक्ष स्टेशन है। और अभी होप नामक जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है मानव निर्मित, वो तसोकर वैली में बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी गगनयान के बारे में। तो इसका उद्देश्य 3 सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के मिशन पर भेजकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस प्रकार भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। लॉन्च व्हीकल इसमें क्या क्या रहेगा, तो गगनयान मिशन के लिए LMV-3 रॉकेट को चुना गया है। मुख्य चरण की बात करें तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप के जरिए होगा, और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट व्हीकल मिशन, पैड एबार्ड टेस्ट और मानव रहित उड़ान परीक्षण तथा मानव युक्त उड़ान, ये सब शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें, बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट थे मेघनाथ देसाई, जिनका निधन ब्रिटेन में हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इनका जन्म 1940 में गुजरात में हुआ था। तो हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है, और यह भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, और इनका जो निधन है 29 जुलाई 2025 को हुआ। और मेघनाथ देसाई का जन्म जो है 1940 में गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। कहाँ पर? बड़ोदरा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रख्यात अर्थशास्त्री, भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित और यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई का मंगलवार यानी 29 जुलाई 2025 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई, लॉर्ड देसाई, जैसा कि वे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता के बाद जाने गए, इनका जन्म 1940 में बड़ोदरा में हुआ था, गुजरात के बड़ोदरा में। मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पहले उसी विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। देसाई की प्रारंभिक रचनाएं निश्चित रूप से मार्क्सवादी विचारधारा पर केंद्रित थी, जिसमें उनकी पहली पुस्तक मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट थ्योरी। तो ये देखिए, पुस्तक के रूप में कभी कभी आता है ना, पुस्तक एक तरफ दे देता है या इंडिविजुअल रूप से पूछ लेता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, या जो रचनाकार हैं, पुस्तक के लेखक हैं, उनका नाम दे दिया जाता है और नीचे 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया या रचना की गई। तो मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी किसने लिखी? ये अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई जी ने लिखी थी। जिसके बाद अपेक्षाकृत जल्दी ही अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स और मार्क्सियन इकोनॉमिक्स 1979 आई, जो उनकी
1973 की पुस्तक का संशोधित संस्करण थी। इसके बाद उन्होंने 1981 में मुद्रावाद आर्थिक सिद्धांत, जो आर्थिक गतिविधि और मूल्य स्तरों को प्रभावित करने में मुद्रा आपूर्ति की भूमिका पर केंद्रित है, पर एक समीक्षा भी लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें, बढ़ें। तो सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल की बात हो रही है, एसएसबी की। तो इसके महानिदेशक चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन ए संजय सिंघल, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी संजय सिंघल जी को एसएसबी का महानिदेशक चुना गया है। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त करने को के केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो संजय सिंघल 1 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। वह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के विशेष निदेशक हैं। वे अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होंगे यानी रिटायर होंगे। वे 31 दिसंबर 2028 तक या अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। सशस्त्र सीमा बल के बारे में बात करें एसएसबी की, तो इसकी स्थापना 15 मई 1963 को भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था उसके बाद जो है इसका गठन किया गया था, और ये बॉर्डर एरिया में ही लगे रहते हैं। इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो असम, उत्तर असम, ठीक है, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले, वर्तमान में उत्तराखंड, और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में ये बॉर्डर की निगरानी करते हैं। पूर्वी लद्दाख में भी ये निगरानी करते हैं। 1966 में नाम इसका बदला गया, विशेष सेवा ब्यूरो यानी एसएसबी किया गया। 15 दिसंबर 2003 को नाम बदला गया और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी पॉइंट के सुब्रमण्यम समिति 2001 की कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर यह गृह मंत्रालय को स्थानांतरित हुआ था। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एसएसबी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, हम लोगों ने देखा था 15 मई 1963। एक सीमा एक बल सिद्धांत अपनाया गया है एसएसबी के द्वारा। वर्तमान में कार्य की बात करें तो सीमा सुरक्षा करना, भारत नेपाल सीमा की बॉर्डर की निगरानी करता है जो 1751 किलोमीटर है। भारत भूटान सीमा जो 699 किलोमीटर है उसकी निगरानी करता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के रूप में जाना जाता है। और इसमें कौन कौन से फोर्स शामिल हैं, तो एसएसबी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएफ में से एक है। तो एसएसबी हो गया, ठीक है, आईटीबीपी हो गया, जो आपका सीआरपीएफ हो गया, और जो सीआईएसएफ हो गया, ये सब जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आते हैं। देखिए यहाँ पर लिस्ट भी है, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एनएसजी हो गया, असम राइफल्स जो है ये भी आता है। इसकी कमान सेना के अधिकारी के पास रहती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में कहाँ ऑपरेशन शिव शक्ति हुआ, तो शिव शक्ति जब भारत के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारा गया था, तो जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा था उस जगह का नाम शिव शक्ति नाम दिया गया था। और यहाँ पर अभी जो है ऑपरेशन शिव शक्ति की बात हो रही है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अभी ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ पर हुआ और इसकी क्या विशेषताएं थी, चलिए हम लोग जानते हैं। तो ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, ठीक है।
तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में चलाया गया था, विशेष रूप से देगवार सेक्टर में। इस ऑपरेशन का उद्देश्य घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकना था। ऑपरेशन शिव शक्ति के बारे में कुछ प्रमुख मुख्य बातों की बात करें तो यह अभियान पुंछ जिले के देवगार सेक्टर में चलाया गया था, जो कि नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास स्थित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकना और सीमा पार आतंकवाद को रोकना था। इसका परिणाम क्या निकला? तो इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और इसमें सहयोगी के रूप में किसने काम किया? तो यह ऑपरेशन भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से चलाया गया। इसके महत्व की बात करें तो यह ऑपरेशन सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया की 15वीं कांग्रेस की मेजबानी की? तो भारतीय हॉकी की शानदार यात्रा के 1 शताब्दी पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या हुआ है? इसकी मेजबानी की गई है। और पूछ रहा है कि इसकी मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसकी मेजबानी जो है तमिलनाडु राज्य ने की। और कहाँ पर? महाबलीपुरम में आयोजित हुआ। ठीक है। तो हॉकी इंडिया ने ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में अपनी 15वीं कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारतीय हॉकी की शानदार यात्रा के 1 शताब्दी पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सत्र में कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई, जिनमें 7 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हॉकी महोत्सव का आयोजन तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता शामिल है। भारतीय हॉकी की विरासत की बात करें तो 1925 में अपनी पहली राष्ट्रीय शासी संस्था के गठन के साथ शुरू हुई थी और 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में हॉकी इंडिया 7 नवंबर को एक अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन करेगी। इस आयोजन में एक साथ 1000 मैच खेले जाएंगे। देश की बात करें, देश के प्रत्येक जिले में एक पुरुष और एक महिला मैच, जिसमें 36,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और 18,000 पुरुष और 18,000 महिलाएं हिस्सा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो SSB के महानिदेशक अभी बनाया गया, आप लोगों ने देखा। किसे बनाया गया? संजय सिंघल जी को। ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसकी पहली जो है महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। कौन चुनी गई हैं वही बताना है हमें। तो कौन बनी है? तो ऑप्शन ए सोनाली मिश्रा, ऑप्शन बी वर्षा देश पांडे, ऑप्शन सी आस्था पुनिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि सोनाली मिश्रा ने हासिल की है। वह 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी हैं। तो RPF आप लोगों को पता होगा एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ठीक है। तो सॉरी 37 नहीं 57 में की गई थी, माफ़ कीजिएगा, 57 में की गई थी। ठीक है। तो अभी जो है उसकी
पहली महिला निदेशक चुनी गई हैं किसकी, रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह नियुक्ति भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि आरपीएफ में पहली बार किसी महिला को शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले आरपीएफ का नेतृत्व हमेशा पुरुष अधिकारियों द्वारा किया जाता था। सोनाली मिश्रा को 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की गई है। तो कब तक पद पर रहेंगी, 31 अक्टूबर 2026 तक। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ भारतीय रेलवे का एक सुरक्षा बल है जिसका मुख्य काम रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना है। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। आरपीएफ को रेलवे अधिनियम 1989 के तहत अपराधों की जांच करने, गिरफ्तारी करने, पूछताछ करने और मुकदमा चलाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये रेलवे अधिनियम 1989 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब की बात हो रही है, विंबलडन की बात हो रही है, 2025 की बात हो रही है। किसने जीता है? तो लायड ग्लासपूल ने, ऑप्शन बी जैनिक सिनर ने, ऑप्शन सी जूलियन कैश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। सिनर और स्वीटेक ने विंबलडन 2025 पुरुष और महिला एकल खिताब जीते हैं। विंबलडन 2025 का आयोजन अवधि कब से कब तक था? तो 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक हुआ था। और स्थान की बात करें तो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब विंबलडन लंदन में आयोजित किया गया था। यह विंबलडन चैंपियनशिप का 138वां संस्करण था। यह एकमात्र ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। जैनिक सिनर की ऐतिहासिक जीत हुई है, पहला विंबलडन एकल खिताब उन्होंने जीता है। इटली के विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर खिताब जीता है। ठीक है, तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? जैनिक सिनर इटली के हैं। ठीक है, और इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया है। यह उनका पहला विंबलडन एकल खिताब था। वे विंबलडन पुरुष जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए हैं, यानी इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह जीत 2025 फ्रेंच ओपन फाइनल में अल्कराज से मिली हार का जवाब भी था। सिनर के ग्रैंड स्लैम की खिताब की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25 में जीत चुके हैं, यूएस ओपन 2024 में और विंबलडन 2025 अब तक फ्रेंच ओपन नहीं जीता है, बस फ्रेंच ओपन जीतना बाकी है। तो चारों विंबलडन जीत जाएंगे। ईगा स्वियाटेक की ऐतिहासिक जीत हुई है, पहला विंबलडन खिताब इन्होंने भी जीता है। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने महिला एकल फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनीसीमोवा को मात्र 57 मिनट में 6-0, 6-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तो ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं। कौन? ईगा स्वियाटेक। और इन्होंने भी पहली बार महिला विंबलडन खिताब जो है जीता है। यह उनका पहला विंबलडन खिताब था और वह विंबलडन जीतने वाली पहली पोलिश महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो एक तरफ देख रहे होंगे कि जो इटली के जैनिक सिनर हैं उन्होंने 2025 का विंबलडन 2025 पुरुष खिताब पहली बार जीता और इटली के जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। वहीं महिला में भी पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्वियाटेक, जिन्होंने विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। उन्होंने ग्रैंड स्लैम फाइनल में अपनी 100% जीत की दर बनाए रखी। स्वियाटेक के ग्रैंड स्लैम खिताब की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2020,
2022, 2023, 2024 में जीता था। यूएस ओपन 2024 में जीता था। विंबलडन जो है 2025 में जीता था। अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाई हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप जो है इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम फिर से मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।